Hello students, welcome once again to our study channel Dream Touch Online Classes. Today we will talk about 10 pairs of confusing words. ऐसे 10 पेयर लिए मैंने वर्ड्स के जिनमें जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को अक्सर हम इनकरेक्टली यूज़ करते रहते हैं। मतलब एक शब्द के जिसको यूज़ करना चाहिए उसकी जगह दूसरा शब्द हम कन्फ्यूज़न में यूज़ करते रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन शब्दों के बारे में कि कौन से शब्द को कहाँ यूज़ करना करेक्ट रहता है। शुरू करते हैं अपने पहले पेयर से। होम एंड हाउस अक्सर हम यूज़ करते हैं इन दोनों शब्दों को, लेकिन इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ज़्यादातर लोगों को शायद ये पता नहीं होगा। ये जो पेयर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं ये ऐसे कॉमन पेयर्स मैंने छांटे हैं जो जनरल इंग्लिश में लोग आमतौर पे यूज़ करते रहते हैं। न केवल जनरल पीपल जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। इन पर आधारित एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं विशेषकर एसएससी की एग्ज़ाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पेयर से। हाउस एंड होम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, दीज टू वर्ड्स बात करते हैं। हाउस क्या होता है, दोनों को अगर देखा जाए तो हम घर जो हिंदी में शब्द होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हाउस का मतलब आप समझो मकान से, हम इसको घर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसका डिफरेंस समझना है तो आप इसको समझो मकान से। और होम का मतलब है घर, आप इसको ऐसे समझो। कैसे? हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, और स्टोन एंड स्टोन। अब ध्यान देना एक बात का कि यहाँ पे ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं यूज करेंगे हम। जब किसी पदार्थ से कोई अन्य चीज बनी होती है तो वो पदार्थ वहाँ पर जो सिंगुलर रहेगा, क्योंकि वो मटेरियल नाउन है। नाउन पढ़ते समय हमने ये चीज़ पढ़ी है, ये मटेरियल नाउन है दोनों यहाँ पे, तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, कि हाउस जो होता है, घर जो होता है, वो ईंट या पत्थर से बनता है। वेयरएज होम इज मेड ऑफ रिलेशंस। इसको ऐसे समझो आप कि हाउस ईंट पत्थर से बनता है और होम जो है वो रिश्तों से बनता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाउस उसको कहेंगे जो बिल्डिंग है। हम जिस बिल्डिंग की बात करें, जब हम हाउस बोल रहे हैं तो हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि ये मेरा हाउस है। दैट मीन्स दिस इज द बिल्डिंग वेयर आई लिव। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं रहता हूँ, हम ये कहना चाह रहे हैं। जब हम होम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अपने परिवार वाले लोगों के रहने की वो जगह। अब ये एक बिल्डिंग भी हो सकती है, ये एक झोपड़ी भी हो सकती है, और हो सकता है कि किसी का घर जो है वो बिल्डिंग या झोपड़ी के रूप में भी नहीं हो, वो टेंट में रहते हो, तो भी वो उसका होम है। आगे समझते हैं इस बात को कि हाउस जो है, हाउसेज कैन बी मोर देन वन। हाउसेज जो हैं, घर जो हैं, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं एक ही व्यक्ति के। मतलब मेरे इस सिटी में इतने हाउसेज बनाए हुए हैं, मतलब सिटी जैसे जयपुर में मेरे 3 हाउसेज हैं, ठीक है, एक हाउस मेरा दिल्ली में भी है। मतलब ये हो गया कि मकान हम एक से ज़्यादा जगह भी बना सकते हैं, लेकिन होम जो होता है वो एक व्यक्ति का एक ही होता है। होम क्या है? उसका वो परिवार, वो रिलेशन जिनके साथ में वो रहता है। ठीक है, वो चाहे एक झोपड़ी में रहे, चाहे किसी मकान में रहे, चाहे किसी टेंट में रहे, या कहीं पर भी खुले में, चाहे जंगल में ही वो लोग रह रहे हैं, वही उसका घर है। तो समझ गए होंगे आप बात को। घर रिश्तों से बनता है, मकान जो है ईंट पत्थर से बनता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है हाउस और होम में। अब इसमें गौर करना एक और चीज़, होम का जब हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर के लिए, होम के लिए यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर उसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। ठीक है, वो सीधा यूज़ होगा, और वहाँ पर वो एक एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, ही वेंट होम। ठीक है, ही वेंट होम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू होम नहीं आएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। दूसरी चीज़ हो गई कि ये इस वर्ब के तुरंत बाद में आ रहा है, वर्ब के लिए आ रहा है, तो ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे।
ठीक है, अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, समझ गया बात को। और क्या फर्क होता है, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, अब ध्यान दो, ठीक है। हॉस्पिटल यहां पे नाउन है। कैसे नाउन है भाई, ये जगह का नाम है, ये भी जगह का नाम है, लेकिन फर्क क्या होता है, ये वर्ब के साथ आ रहा है, वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। जबकि ये जो है, इससे वर्ब के तुरंत बाद में प्रीपर्सन आ गई। प्रीपर्सन किसके साथ में आती है भाई, नाउन या प्रोनाउन के साथ में। तो इससे ये क्लियर हो रहा है एक तो कि ये नाउन है। दूसरी चीज, इससे पहले द आ रहा है, द क्या होता है, आर्टिकल होता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स किसके लिए आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो इससे भी ये क्लियर हो रहा है कि ये नाउन है। तो किसी जगह का नाम जो है, आमतौर पर हम ये पढ़ते हैं कि कोई प्लेस जो है, किसी जगह का नाम जो है वो नाउन होता है, लेकिन वही जगह का नाम जो है वो एडवर्ब के रूप में भी यूज हो सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी बीच में हमने पढ़ ली ग्रामर से रिलेटेड। यहाँ पे हाउस और होम में उम्मीद करता हूं आपने डिफरेंस समझ लिया होगा। आगे बात करते हैं। सेकेंड पेयर इज कस्टमर एंड क्लाइंट। इनमें क्या डिफरेंस है, देखो कस्टमर क्लाइंट हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बहुत बार ये शब्द यूज करते हैं। कस्टमर इज द बायर ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट्स को या कोई माल को, सामग्री को, कमोडिटी को खरीदता है, ठीक है। क्लाइंट कौन है, वन हु अवेल्स हिमसेल्फ ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जो सेवाएं लेता है वो क्लाइंट है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स लेता है, प्रोडक्ट्स खरीदता है, वो कस्टमर है। जो सेवाएं खरीदता है या सेवाएं स्वीकार करता है या सेवाएं लेता है किसी की, वो है क्लाइंट। समझ गए होंगे बात को, अब इतनी सी बात से आप ये तो आगे बात करें। क्लाइमेट एंड वेदर, नेक्स्ट पेयर इज क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट क्या होती है, क्लाइमेट होती है जलवायु, वेदर होता है मौसम। तो इनमें क्या फर्क हो गया, क्लाइमेट जो है वो है परमानेंट, आप कह सकते हो क्लाइमेट, हम कह सकते हैं जो परमानेंट पैटर्न है ऑफ वेदर, ठीक है, कि मौसम का परमानेंट पैटर्न कहीं किसी जगह पे जो होता है वो क्लाइमेट है। मतलब क्लाइमेट जो होती है वो बदलती नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट स्थायी रहती है, कम से कम काफ़ी वर्षों तक क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। जबकि वेदर जो है वो बदलता रहता है, ठीक है। ये क्या हो गया, वेदर को हम कह सकते हैं एटमॉस्फियर एट a certain place और टाइम, कि किसी निश्चित स्थान या जगह का जो एटमॉस्फियर होता है, जो वातावरण होता है, ठीक है, जो टेम्परेरी है, जो बदलता रहता है समय के साथ में। मौसम जो है आज कैसा है कल कैसा चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो तो है मौसम या वेदर। वेदर को क्या कह सकते हैं, एटमॉस्फियर एट ए सर्टेन प्लेस और टाइम, ठीक है। इट इज ऑलवेज चेंजेबल, ये हमेशा बदलाव होता रहता है इसमें। जबकि क्लाइमेट जो है वो परमानेंट होती है, जलवायु जो है वो बदलाव नहीं होता या बहुत कम होता है, बहुत वर्षों के बाद में होता है, ठीक है। समझ गए क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है। अगला पेयर लेते हैं एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। द नेक्स्ट पेयर इज एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट होती है दुर्घटना, जबकि इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है। क्या फर्क है इनमें, देखो दुर्घटना का मतलब हो गया a disaster और मिसशेप मतलब मिसहैपनिंग। समझ गए बात को आप, डिजास्टर और मिसशेप इसको कह सकते हैं हम एक्सीडेंट। जबकि इंसिडेंट क्या है, इवेंट और अकरेंस, ठीक है। कोई घटना, अकरेंस, अकर मतलब घटित होना, तो कोई भी घटना जिसमें कुछ बुरा न हो वो इंसिडेंट है, ठीक है। और जिसमें कुछ न कुछ बुरा हो, कुछ विपत्ति की स्थिति हो, संकट की स्थिति हो या बुराई हो, वो हो गया दुर्घटना या एक्सीडेंट। तो ये भी समझ गए होंगे। अगला पेड़ लेते हैं ग्राउंड एंड फ्लोर, ठीक है।
The next one is ground and floor. What is the difference between these two words? Let's discuss. Ground जो होता है वो होता है outside area of a house etc. हाउस एक्सेट्रा का जो बाहरी एरिया होता है वो कहलाता है ग्राउंड, जबकि फ्लोर क्या है? इनसाइड एरिया ऑफ अ हाउस। ठीक है, अब इनसाइड एरिया पूरा इंटीरियर नहीं है, हालांकि हम समझते हैं कि जो लैंड का एरिया है वही ग्राउंड होगा, वही फ्लोर होगा, लेकिन वो इनसाइड ए हाउस है या ए रूम है, एक रूम या हाउस के अंदर का जो जमीन है उसको हम कहेंगे फ्लोर, और जो बाहर का है उसे कहेंगे ग्राउंड। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कमरे का ग्राउंड, ठीक है, कमरे का ग्राउंड नहीं, कमरे का फ्लोर होता है। ठीक है, जबकि बाहर का जो है जैसे जमीन पड़ी है, ठीक है, तो उसको हम फ्लोर नहीं कह सकते। ठीक है, कि वह भाई गार्डन में फ्लोर पे बैठा हुआ था, ठीक है, नहीं, गार्डन का ग्राउंड होता है, उसका फ्लोर नहीं होगा, जबकि मकान का ग्राउंड नहीं होगा, उसका फ्लोर होगा। समझ गए होंगे ये भी। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एंड प्राइस। इनमें क्या डिफरेंस है? कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट है अमाउंट स्पेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट का मतलब है अमाउंट स्पेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। Whereas price is the amount paid by the customer और buyer। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट होती है लागत। ठीक है, किसी चीज की लागत। लागत क्या होती है? लागत वो होती है जो उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको बनाने में खर्च हुई राशि है, या फिर लागत वो होती है जो एक शॉपकीपर एक कंपनी से खरीदते समय पे करता है। समझ गए? मतलब शॉपकीपर जो है उसके लागत मूल्य में उसको खरीदेगा। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो। और कस्टमर जो है उसकी प्राइस अलग होगी, उसका जो बीच का जो हम कह सकते हैं जो अंतर होता है, ठीक है, जो उस लागत और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है, जो लाभांश होता है, उसको जोड़कर उसकी प्राइस तय की जाती है। ठीक है, तो प्राइस क्या है? अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर के द्वारा जो अमाउंट पे किया जाता है वो है प्राइस, उसकी कीमत। ठीक है, तो कीमत और लागत, कॉस्ट और प्राइस में ये फर्क है, डिफरेंस है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, बहुत बार देखा है लोग इस प्राइस को गलत तरीके से बोलते हैं। ठीक है, दुकानों पे अक्सर लोगों को कहते हुए देखा है, भाई साहब इसकी प्राइस बताना, इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, वो प्राइस नहीं होती, प्राइस अलग शब्द है। प्राइस का मतलब होता है इनाम, ये अलग शब्द होता है। ठीक है, इनाम अलग शब्द है प्राइस। ठीक है, ये प्राइस नहीं है, ये प्राइस है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर लोग बोलते रहते हैं प्राइस, स्पेशली गर्ल्स को बहुत बार जो है वो कहते हुए सुनते हैं इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस नहीं, वो प्राइस होता है। ठीक है, तो इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज प्राइस। ठीक है, नॉट प्राइस। तो कॉस्ट और प्राइस में फर्क समझिए, ये है लागत, ये है कीमत। ठीक है, शेड एंड शेडो। द नेक्स्ट पेयर इज शेड एंड शेडो। क्या डिफरेंस है इनमें देखें। शेड इज द प्लेस ऑफ शेल्टर, shelter from the sunlight or the sun। shelter from the sun मतलब क्या हो गया कि सूरज से या सूरज की धूप से बचने के लिए जो शेल्टर बनाई जाती है, ठीक है, जो शरण स्थली बनाई जाती है, ठीक है, उसको शेड कहेंगे हम। चाहे तो वो पेड़ हो, ठीक है, जो हमें धूप से बचा रहा हो, चाहे वो टिन शेड हो। ठीक है, समझ गए बात को आप। तो सूरज से या धूप से बचने के लिए जो बनता है वो शेड है। शेडो क्या है? द रिफ्लेक्टिंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे? परछाई। शेडो का मतलब है छाया या परछाई। ठीक है, और शेड का मतलब है
शेड भी छाया के लिए यूज हो सकता है, बात हुई आगे पेड़ की छाया में, ठीक है। लेकिन वहां पे छाया से मतलब है कि वो जो धूप से हमें बचा रही है, ठीक है। वो बीच में जो पार्ट आ रहा है उसका, चाहे टिन का पार्ट है वो, चाहे पेड़ का जो डालियां हैं उनका पार्ट है। और शेडो क्या हो गया, परछाई हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंस है शेड और शेडो में, कि पेड़ की शेड भी हो सकती है, शेडो भी हो सकती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कैसे भाई, पेड़ जो है उसका जो ऊपर का पार्ट है, जो ब्रांचेज हैं, जो पत्तियां हैं उसकी, वो शेड का काम कर रही है। कैसे, वो सूरज के और जो इंसान उसके नीचे, इंसान जानवर जो भी बैठा हो उसके बीच में एक शेड की तरह, एक टिन की तरह, जैसे मान लो आप, जैसे टिन बीच में आ जाता है और उस धूप को रोकता है, वैसे ही वो काम कर रही हैं, ठीक है। अब जो शेड बनती है उस शेड से उसी पेड़ की शेडो भी बनती है। कैसे, उस पेड़ की परछाई जो है वो नीचे दिखाई देती है, जमीन पर उसकी शेडो दिखाई देती है, समझ गए ना। तो ये दोनों शब्द यूज हो सकते हैं पेड़ के साथ में। आगे देखो, एयर एंड विंड। एयर इज व्हाट वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं वो एयर है। विंड क्या है, विंड इज द करंट इन द एयर, जो तेज हवा होती है उसे विंड कहेंगे, ठीक है। जो हवा का बहाव, बहाव वाली हवा है उसके लिए विंड शब्द यूज करेंगे, ठीक है। एयर क्या है, जो हम श्वसन में, सांस में काम लेते हैं वो एयर है, समझ गए होंगे। तो ए स्ट्रॉन्ग एयर नहीं हो सकता। जब कभी, कैसे ये कैसे यूज होंगे, कॉमन एरर्स में कैसे पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे दे दिया ए स्ट्रॉन्ग एयर, कहीं पे फ्रेज दे दी, स्ट्रॉन्ग एयर नहीं होगा, ठीक है। एयर के साथ में स्ट्रॉन्ग यूज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है, समझ गए बात को। कॉज एंड रीजन, नेक्स्ट वन इज कॉज एंड रीजन। दोनों का अर्थ हम लेते हैं कारण, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, देखो, कॉज, कॉज किस लिए यूज होता है, कॉज यूज होता है हम, ये ऐसा कारण होता है दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन इज इट जस्टिफाइज ए कॉज, ठीक है। देखो क्या है, कॉज प्रोड्यूसेस ए रिजल्ट। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्मोकिंग, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, समझ गए होंगे कि स्मोकिंग से कैंसर होती है, स्मोकिंग कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। कि स्मोकिंग के परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट के रूप में हमें कैंसर रोग मिलेगा, समझ गए। तो कॉज इज व्हाट प्रोड्यूसेस रिजल्ट, कॉज रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जबकि रीजन क्या है, रीजन जो है जस्टिफाइज ए कॉज, ये रीजन को हम लॉजिक से ले सकते हैं कि ये वो लॉजिक है जो कुछ घटित होने के पीछे हम देते हैं, हम एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कि ये सही था, ये गलत था, कि ऐसा इसीलिए हुआ, ठीक है, इसका होना इसीलिए पॉसिबल हुआ, या इसका होना इसीलिए जरूरी था, ठीक है। उसको समझाने के लिए हम रीजन देते हैं। रीजन इज अ काइंड ऑफ लॉजिक, ठीक है, दैट वी यूज फॉर जस्टिफाइंग ए कॉज। एक कॉज को जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही या गलत बताने के लिए, या उसके पीछे लॉजिक बताने के लिए हम रीजन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देयर इज नो रीजन ऑफ हिज अब्सेंस, कि उसके अब्सेंस होने का कोई कारण नहीं है, उसके अब्सेंस का, उसकी अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं है। इसका मतलब ही कैन नॉट जस्टिफाई व्हाई ही इज अब्सेंट टुडे, कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो कोई ऐसा लॉजिक नहीं बता सकता जिससे वो साबित कर दे कि भाई मेरा आना जो है वो जरूरी नहीं था, समझ गए होंगे बात को। तो रीजन और कॉज में ये डिफरेंस है। इल एंड सिक, क्या डिफरेंस है, देखो। इल मतलब हो गया affected with a serious disease, affected with a disease, ठीक है। और sick का मतलब हो गया in a situation of discomfort,
इन डिस्कम्फर्ट। ठीक है, क्या फर्क हुआ देखो। इल कहते हैं बीमार को, बीमार को मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त हो, ठीक है, मतलब सीरियस इलनेस हो, सीरियस बीमारी हो तो वो इल है। सिक क्या है, जो परेशान हो, डिस्कम्फर्ट में हो, मतलब साधारण जैसे मान लो कोई परेशानी हो या बुखार हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिक, या फिर सिक शब्द जो है वो साधारण परेशानी के लिए भी, आम कोई समस्या है उसके लिए भी यूज हो सकता है। आई एम सिक ऑफ योर मिस्चीफ, मैं तुम्हारी शरारत से परेशान हो गया हूँ। समझ गए बात को। तो वहां पे सिक का मतलब बीमार नहीं है, मैं तुम्हारी शरारत के कारण बीमार नहीं हुआ हूं, परेशान हूं। समझ गए। तो सिक शब्द जो है उसमें परेशान शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसे समझो आप। और इल का मतलब है बीमार। तो इल में और सिक में ये फर्क होता है। तो ये थे अपने वो 10 पेयर्स जो आमतौर पर इसमें जो शब्द आए, यानी 20 वर्ड्स हो गए। ऐसे वर्ड्स हैं जो आमतौर पर लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन इनकरेक्टली यूज करते हैं। जो शब्द जहां करेक्ट है वहां यूज होने की बजाय दूसरी जगह उसको यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास से आपने डेफिनेटली ये सीखा होगा कि इन शब्दों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रीम टच ऑनलाइन क्लासेस जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हूं जसवंत सिंह शेखावत। और इसी तरह के वीडियोस आप और चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड किए जाएं तो आपके पास उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाए। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, या जो कोई भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उम्मीद करता हूं उन सब के साथ में शेयर भी जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। बाय बाय।